नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। इस वीडियो का टॉपिक खरीदने के चाहवान को कहां और कैसे ढूंढे। कहते हैं कि जान है तो जहान है। हम कितने भी प्लानिंग कर लें, कितना कुछ करने का सोच लें, तब सब कुछ होगा अगर हम जिंदा है तो। अक्सर कहानियों में आता है कि जादूगर की जान तोते में होती है। इसी तरह एक सेल्समैन की जान उसके प्रोस्पेक्ट में है जो खरीद सकता है। प्रोस्पेक्ट को हिंदी में कहते हैं संभावना, उम्मीद, एक आशा। यानी जिस व्यक्ति से ये उम्मीद की जा सके कि वो खरीदेगा। और इस आशा को, इस उम्मीद को, इस होप को ढूंढना इज प्रोस्पेक्टिंग। सेलिंग में प्रोस्पेक्टिंग पहला स्टेप है। जैसे शादी में लड़की या लड़के को ढूंढना पहला स्टेप है। ये ढूंढना ही प्रोस्पेक्टिंग है, यानी खरीदने के चाहवान को ढूंढना इज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्ट के ऊपर टाइम लगाना, पैसा लगाना, एफर्ट्स लगाना एक इन्वेस्टमेंट है जिस पर रिटर्न मिलेगी। लेकिन क्या ये प्रोस्पेक्ट कहीं सस्पेक्ट तो नहीं है? सस्पेक्ट होता है मे बी, शायद, हो सकता है। यानी अगर सेल्स लैंग्वेज में बोले तो व्यक्ति जो शायद खरीद ले वो सस्पेक्ट है, और जो खरीदेगा ही खरीदेगा वो प्रोस्पेक्ट है। जैसे एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर पैसा लगाना, टाइम लगाना, एफर्ट्स लगाना एक इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही एक सस्पेक्ट के ऊपर पैसा लगाना, टाइम लगाना, एफर्ट्स लगाना बेकार है, यूजलेस है। तो सेलिंग में सारी कहानी उसी प्रोस्पेक्ट को ढूंढने की है ताकि हमारा पैसा, हमारा टाइम, हमारी एफर्ट्स बेकार ना जाएं। प्रोस्पेक्ट एक मैन है, MAN, जिसके पास M यानी मनी है, खरीदने के लिए A यानी अथॉरिटी है, एंड N यानी नीड है, जरूरत है। ये प्रोस्पेक्ट एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन, एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट भी हो सकता है। बस होना मैन चाहिए, यानी मनी, अथॉरिटी एंड नीड। इन प्रोस्पेक्ट्स को कब ढूंढा जाए, यानी कब की जाए प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग 10 से 5 की जॉब नहीं है, और ना ही ये हफ्ते में 5 दिन करने वाली ड्यूटी। ये तो 24 घंटे 7 दिन चलने वाला काम है। ये ऑफिस के अंदर या घर के अंदर होने वाला काम नहीं है, ये घर से बाहर करने वाला काम है। यानी जब भी आप घर से बाहर निकले, प्रोस्पेक्टिंग शुरू। गली में, ग्रोसरी शॉप में, मॉल पे, सिनेमा में, गार्डन में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, शादी में, अंतिम संस्कार में, प्रोस्पेक्टिंग ही प्रोस्पेक्टिंग। यानी जहां लोग हैं वहां प्रोस्पेक्ट्स हैं, जहां प्रोस्पेक्ट्स हैं वहां सेलिंग है, जहां सेलिंग है वहां आपकी इनकम है। शायद इसीलिए एक सेल्समैन किसी भी प्रोफेशनल से, किसी भी एम्प्लॉय से ज्यादा कमाने की कैपेसिटी रखता है, और वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। तो आप घर से बाहर कितना निकल सकते हो, वही है आपका वर्किंग टाइम। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि परफेक्ट सेल्समैन, एक कामयाब सेल्समैन केवल वही है जो सुबह की बेड टी से लेकर रात के डिनर तक दूसरे लोगों के साथ एंजॉय कर सके, जो मंदिर मस्जिद में जाना पसंद करता हो, जो मॉर्निंग वॉक में जाना पसंद करता हो, जो फिल्मों का शौकीन हो, जो खाने पीने का शौक रखता हो। इन सिंपल वर्ड्स, जो लोगों में रहना पसंद करता हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर समय हर जगह लोगों के साथ अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की बात करते रहें। इसका मतलब है कि आप अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखें ताकि जब भी आपको मैन दिखाई दे, अपना काम शुरू। एज यूजुअल 1-2 एग्जांपल्स अपने सेल्स करियर की देना चाहूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। मैं शुरू से ही सोशली बहुत एक्टिव हूं। मुझे दोस्त बनाने और उनके साथ रिश्ते निभाने अच्छे लगते हैं और एक्सपर्ट भी हूं।
मेरी लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग के टाइम पर मेरा रूटीन था कि सुबह 5 बजे घर से बाहर। ऐसा नहीं कि मैंने अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ या अपने बच्चों को इग्नोर किया। उनको जब टाइम देता था तो एक्सक्लूसिव उनके लिए। और इसको समझने के लिए मेरी लाइफ स्किल वीडियोस देख लेना। एनीवेज, मैं सुबह 5 बजे अपने घर से निकल जाता था, चाहे अपॉइंटमेंट है या नहीं, चाहे कंपनी गार्डन चले जाऊं, चाहे गुरुद्वारे चले जाऊं, लेकिन घर से बाहर निकल जाता था। एक बार तो मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, प्लेटफॉर्म टिकट खरीदी और प्लेटफॉर्म पे चला गया। एक ट्रेन आई, मैं उसके सामने खड़ा हूं, लोग उतर रहे हैं और मैं इधर उधर देख रहा हूं और अचानक एक मेरी जान पहचान वाला व्यक्ति दिखाई दिया। मैंने कहा किसी को लेने आया था। यहां आगे पता चला कि उसकी ट्रेन मिस हो चुकी है। और यहां पर स्मार्ट रहना होगा, ऐसे बहाने ढूंढने होंगे जो सही दिखाई दे। आइए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। मेरे पास उस समय बाइक होता था, उसको उसके घर तक पहुंचा दिया और रास्ते में बातें करते करते जानने की कोशिश की कि वो प्रोस्पेक्ट है या सस्पेक्ट। और राज की बात, मैं तकरीबन 6 महीने रोज रेलवे स्टेशन पर जाता रहा, लोगों को उनके घरों में पहुंचाता रहा और घर पहुंचाते पहुंचाते मैंने 70 पॉलिसीज बेच ली। क्या कहना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी ढूंढो और मिलते ही कूद जाओ, कुछ ना कुछ जरूर बिकेगा। मैंने तो लोगों को बर्थडे विश करके, वेडिंग एनिवर्सरीज विश करके ही हजारों प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढ लिए। और मेरी ये आदत इतनी पक चुकी है कि आज जबकि मेरा मैन केवल कंपनी का सीईओ, केवल एचआर हेड और ट्रेनिंग हेड ही है, फिर भी मैं बहुत सोशली एक्टिव हूं, सोशलाइज करता रहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे बिजनेस मिलेगा, बल्कि बिजनेस के अलावा भी लाइफ मजेदार हो जाती है। एक एग्जांपल, आप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल में गए और स्कूल के प्रिंसिपल, अरे इनको तो मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक में नमस्ते करता हूं, उन्होंने भी पहचान लिया। मजा आ गया। हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह के लिए गया, अरे ये डॉक्टर तो रोज मुझे मंदिर में मिलते हैं। वाह, जिस काम में 2 घंटे लगने थे वो 15 मिनट में ही हो गया। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं ना? तो कुल मिलाकर लोगों में जाओ। सेकंड, उन लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या बेचते हो। एंड थर्ड, अपनी आंखें एंड कान खुले रखो, ऐसे हिंट मिलते ही समझ जाओ कि कौन कौन आपका प्रोस्पेक्ट है, यानी कौन कौन खरीदने का चाहवान हो सकता है। बस कूद जाओ। आज भी जब मैं एयर ट्रेवल करता हूं तो 4 नए कॉन्टेक्ट्स बनाता हूं। एक बोर्डिंग के टाइम, एक एरोप्लेन में साथ वाली सीट पे, एक वापसी पे बोर्डिंग के टाइम और एक वापसी पे एरोप्लेन में साथ वाली सीट पे। और उन लोगों के साथ रिलेशंस मेंटेन भी करता हूं। यानी अगर आपके आंख और कान खुले हैं तो बातचीत करने का रास्ता मिल ही जाएगा। एग्जाम्पल, एक एयरपोर्ट पे चेक इन के टाइम चेक इन काउंटर पे बैठे हुए बंदे को मैंने अपना सेल फोन दिया ई टिकट देखने के लिए। तो मेरे दिमाग में आया कि यार इस बंदे ने तकरीबन हर ब्रांड का मोबाइल फोन अपने हाथ में पकड़ा होगा, फील किया होगा। मैंने झट से बोल दिया, अमित यार मुझे आपसे इंस्पिरेशन भी मिल रही है और जेलसी भी हो रही है। अरे दूसरे का नाम तो यहाँ पर नेम प्लेट पे लिखा ही रहता है ना। तो जब मैंने कहा तो उसने कहा कि क्या हुआ सर? तो मैंने कहा आप हर ब्रांड के मोबाइल को टच कर चुके होंगे और ये मेरा सपना है, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहा हूं। वो हंस पड़ा और मुझे मिल गया अपनी इंट्रोडक्शन देने का एक बहाना। अमित, ये मेरा कार्ड है, हर मोबाइल को टच करने पर मुझे याद करना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ऑनलाइन सोशलाइजिंग आपके सर्कल को बड़ा तो करती है, लेकिन आपकी सेलिंग में तभी हेल्पफुल हो पाएगी अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हो। यानी ऑनलाइन सेलिंग के लिए ऑनलाइन सोशलाइजिंग
बहुत जरूरी है। आपका फेसबुक पे एक्टिव होना, ट्विटर पे एक्टिव होना, व्हाट्सएप पे एक्टिव होना, लिंक्डइन पे एक्टिव होना या इंस्टाग्राम को रेगुलर यूज करना, आपकी सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग इंक्रीज हो जाएगी। ऑफलाइन जब भी आप किसी को मिलते हैं, मे बी पुरानी जान पहचान वाला या फिर नए लोग, बस आप दिल से मुलाकात कीजिए, जेन्युइन, ट्रांसपेरेंट, ईमानदारी से, यानी अपने स्वार्थ को साइड पे रख के उनके इंटरेस्ट की बात करनी होगी, उनके कंसर्न्स, उनकी नीड्स को डिस्कस करना होगा। और इस तरह से बातें करते करते आप जान जाओगे कि वो आपका प्रॉस्पेक्ट है या नहीं, यानी आपसे खरीदने का चाहवान है या नहीं। आपकी वो कन्वर्सेशन का टाइम कभी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो आपका प्रॉस्पेक्ट अभी नहीं भी बना तो आपको प्रॉस्पेक्ट दिलवा देगा। कई बार तो ऐसे लोग आपके बिहाफ पे प्रॉस्पेक्टिंग शुरू कर देते हैं। बस आप ईमानदारी से उनका इंटरेस्ट वॉच कीजिए। मेरी एक 4.5 घंटे की ऑडियो बुक है, सेल्स ट्रेनिंग प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसी यूट्यूब चैनल पे एकदम फ्री। उसे जरूर सुनिए, बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके सेल्स करियर में और आपकी पर्सनैलिटी में। एक छोटी सी एग्जांपल, मेरा एक कजन है रणवीर सिंह, कोलकाता में इंडस्ट्रियलिस्ट है, एकदम परफेक्ट सेल्समैन बाय नेचर। रणवीर को मैंने ऑब्जर्व किया है, अपने दोस्तों के काम आना उसका स्वभाव है। दूसरे का बिजनेस चलना चाहिए, इस चीज का वो ध्यान रखता है, और अगर उसकी मदद कहीं दूसरे के काम आ सके तो जरूर मदद करता है। एक एग्जांपल, उसके एक दोस्त मोबाइल फोन बेचते हैं। रणवीर के सर्कल में किसी ने भी मोबाइल फोन खरीदना हो तो वो उसे वहां रेफर कर देता है और डिस्काउंट भी दिलवाता है, और बदले में वो मोबाइल फोन बेचने वाला उसका दोस्त हर समय ये कोशिश करता है कि किस तरह से रणवीर के बिजनेस में हेल्प कर सके। ऐसी आपकी नेचर होनी चाहिए, आपका स्वभाव होना चाहिए, आपके कैरेक्टर का पार्ट होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए। यानी जब दूसरों के काम आओगे तो दूसरे आपके काम आएंगे ही। प्रोस्पेक्टिंग में मुलाकात की बहुत इंपॉर्टेंस है। मीटिंग पीपल इज अ की टू प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि बातचीत में आपको मालूम हो जाता है कि वो आपके प्रोस्पेक्ट हैं या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट मूव प्लान कर सकते हो। अगर मैं किसी सेल्समैन से पूछूं कि आपके क्लाइंट्स कौन लोग हैं, तो जवाब मिलता है, ज्यादातर जवाब मिलता है परिवार के बाहर के लोग, दोस्तों से बाहर के लोग। और वो कहते हैं कि यार रिश्तेदार या दोस्त तो खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो किसी और से खरीद लेते हैं पर अपनों से नहीं खरीदते। क्या आपका भी यही एक्सपीरियंस है? आपके कस्टमर्स भी बाहर के लोग हैं, रिश्तेदार या दोस्त नहीं है या बहुत कम है? आपको अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से कम ही रिस्पांस मिलता है, और इसका कारण केवल आप ही हो। खाली बैठकर सोचना कि आपने अपने रिश्तेदारों से कितनी सेल्स मीटिंग्स की, आपको एक झिझक लगती रही, आपको लगता रहा वो क्या सोचेंगे, आपको लगता रहा कहीं आपको इग्नोर ना करना शुरू कर दें, इसलिए आपने वहां पर प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं की। ऐसा है ना? क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट या सर्विस जो आप बेच रहे हो वो आपके दोस्तों या रिश्तेदारों के काम की नहीं है? क्या लगता है कि उनका पैसा बेकार चला जाएगा, उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगी? क्या लगता है कि वहां कुछ बेचने के बाद आपका नाम खराब होगा? अगर ऐसा है तो बाहर के लोगों को, दूसरे लोगों को क्यों बेच रहे हो? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को क्यों नहीं बेच रहे हो? फर्स्ट, केवल वही बेचो जो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बेच सकते हो, और सेकंड, अपने दोस्ती का या रिश्तेदारी का नाजायज फायदा ना लो। जब आपको पता होगा कि कोई आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा और उसके बाद आपकी इज्जत बढ़ेगी, तो नेचुरली
आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यानी अपनों को ऑफर करोगे ही करोगे, और जब ऑफर करोगे तो बिकेगी भी। हां, रिश्तेदारों में या दोस्तों में फॉलो अप से बचो, उनको एक्सप्लेन करके उन पर छोड़ दो, रूटीन में उनको मिलो। अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है तो वो खरीद ही लेंगे, क्योंकि फॉलो अप्स आप में और उनमें एक डिस्टेंस बना सकता है। अगर मैं अपने सेल्स करियर का एनालिसिस करूं तो मेरी नोन एंड अननोन सर्कल में जो सेल की रेशियो है वो 50-50 है। नोन सर्कल में वैसे ही मेहनत कम करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारी सक्सेस में खुश होते हैं। यहां एक कंडीशन है, अगर हम उनकी सक्सेस में खुश होते हैं तो ही। रिश्तेदारों को, दोस्तों को एक्सप्लेन करने के बाद अक्सर मैं कह देता था, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन दोबारा आपको इसके बारे में कहने वाला नहीं हूं, इसका जिक्र करने वाला नहीं। आपने जब भी खरीदना होगा तो खुद मुझे कह के ही खरीदना होगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं किसी तरह का आपके ऊपर दबाव बने। और अगर प्रेजेंटेशंस में दम है, अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है, अगर आपकी सेलिंग स्किल्स में दम है, अगर आपके रिलेशनशिप में दम है, तो बिकेगी ही बिकेगी। प्रोस्पेक्टिंग में सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस मींस कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका सेटिस्फाइड कस्टमर हो, आपका जेन्युइन वेलविशर हो और सोसाइटी में एक प्रभाव रखता हो। मेरी सोच के मुताबिक ऐसे लोग आपके पास तकरीबन 10 होने चाहिए, यानी 10 सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। 10 क्यों? ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं? कम इसलिए नहीं कि हर इंसान अपने जैसे लोगों में ही घूमता है, अपने जैसे लोगों के बीच में ही रहना पसंद करता है और इस तरह से अपने जैसे लोगों के ही रेफरेंस देता है। यानी अगर आपका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बिजनेसमैन है तो आपको जितने भी रेफरेंसेस मिलेंगे वो बिजनेसमैन के ही मिलेंगे, और अगर वो डॉक्टर है तो आपको ज्यादा रेफरेंस मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के मिलेंगे। अगर गांव में रहता है तो गांव के लोगों के मिलेंगे, अगर शहर में रहता है तो शहर के लोगों के मिलेंगे, अगर अमीर है तो अमीर लोगों के मिलेंगे, और अगर गरीब है तो गरीब लोगों के ही मिलेंगे। और इस तरह से आपके पास 10 डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग अर्बन होंगे, कुछ लोग रूरल होंगे, डिफरेंट एज के होंगे, डिफरेंट स्टेटस के होंगे, डिफरेंट जेंडर के होंगे और डिफरेंट ऑक्यूपेशन के होंगे। और इस तरह से आप 10 डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ से रेफरेंसेस ले पाएंगे और आपने 10 डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है। कॉशन, आप ये बात उनसे शेयर नहीं करोगे कि आपने उनको सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया है, और ना ही ये बताओगे कि और कौन से सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस आपके पास हैं। आप केवल दोस्ती के नाते ही उनके पास जाओगे। इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस से रेफरेंस लेने के बाद आपने उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी होती है, थैंक्स के बहाने या फिर बातों बातों में। अंकल, वो आपने अपने कोलीग की रेफरेंस दी थी ना, बहुत अच्छा लगा उनके पास जाके, अगले महीने खरीदने की बात कह रहे थे। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस को किसी भी हालत में उसके द्वारा दी गई रेफरेंस के बारे में नेगेटिव बात कन्वे नहीं करनी है। वो अच्छा बंदा नहीं है, ठीक से ट्रीट नहीं किया है, मुस्कुराता नहीं था, ड्रेस सेंस अच्छी नहीं थी, वगैरह वगैरह। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस को लगना चाहिए कि वो सच में आपकी नजरों में एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, रादर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर उसके द्वारा दी गई रेफरेंस से आगे और रेफरेंस मिल जाती है तो उसकी जानकारी भी अपने सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस को जरूर देनी चाहिए। ज्यादा सेंटर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इसलिए नहीं होने चाहिए कि आपने उनके साथ रिलेशंस मेंटेन भी तो करने हैं, उनको रिपोर्ट भी तो करना है, उनके द्वारा दी गई रेफरेंसेस के पास जाना भी तो है और सेलिंग भी तो करनी है। इसलिए ज्यादा सेंटर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को आप मेंटेन नहीं कर पाओगे।
हाँ, अगर किसी कारण कोई एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस कंटिन्यू नहीं करता है तो आप उसकी जगह एक नया ऐड कर सकते हो। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस से रेफरेंस एक एक करके मांगिए। एक ये भी तरीका हो सकता है कि अंकल, सुबह मॉर्निंग वॉक में ऐसा कोई बंदा है जो मेरी प्रोडक्ट खरीद सकता है, या फिर आपके ऑफिस में कोई कोलीग जिसको मैं अपनी प्रोडक्ट ऑफर कर सकूं। और नाम पूछने के बाद उसकी कांटेक्ट डिटेल्स मांग सकते हैं। एक रेफरेंस की इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलने के बाद ही दूसरी रेफरेंस मांगिए। और जैसे ही लगे आपके सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस को नाम ढूंढने के लिए सोचना पड़ रहा है तो और नहीं मांगिए। मेरे सेंटर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में मेरे एरिया का एमएलए, मेरे एरिया के पुलिस स्टेशन का एसएचओ, मेरे गली के प्रधान वगैरह थे। मेरे घर के नजदीक रोज एक ग्रुप कार्ड्स खेलता था। मैंने उनमें से भी एक बंदे को अपना सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया और बहुत रेफरेंस मिले। मेरी गली के बाहर पानी पूरी गोलगप्पे बेचने वाला भी मेरा सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस था, और मेरा ग्रोसरी शॉप वाला भी सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस था। और मेरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ मेरे सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस थे। ध्यान रखना, अगर आपको कोई इसलिए रेफरेंस देता है कि आप उसको बदले में कोई फाइनेंशियल गेन दोगे, तो आई एडवाइस कि ऐसी प्रैक्टिस में नहीं जाओ अनलेस आप किसी एमएलएम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो। आप अपने सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस को कमीशन नहीं, गिफ्ट ऑफर कर सकते हो, वो भी उसकी चॉइस का। जैसे कुछ लोग केवल अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं, कुछ अपने बच्चों के इंटरेस्ट का कुछ लेना चाहेंगे, कुछ बदले में अपने बिजनेस के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए आपसे रेफरेंस लेना चाहेंगे। सो अकॉर्डिंगली हैंडल कीजिए। कभी कोई मैजिक शो देखा है? हर स्टेज पे एक मैजिशियन एक बर्तन रखता है जिसमें समय समय पर वो बार बार पानी निकालता है। हर बार वो बर्तन को उल्टा कर देता है, फिर भी अगली बार पानी आ ही जाता है। ऐसे ही आपके सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस कभी ड्राई नहीं होंगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार पानी निकाल सकते हो। रेफरी या रेफरेंस दोनों के बारे में एक दूसरे की एब्सेंस में जब भी बोलो द बेस्ट ही बोलो। अगर वो एक दूसरे के बारे में कुछ नेगेटिव बोले तब भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के कंज्यूमर्स और भी बहुत कुछ खरीदते होंगे। से आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेचते हो, मिक्सचर ग्राइंडर्स, जूसर्स एक्सेट्रा, तो आप दूसरे सेल्समैन के साथ रेफरेंसेस एक्सचेंज कर सकते हो। से वैक्यूम क्लीनर बेचने वाले के साथ रेफरेंस एक्सचेंज कर सकते हो। और ये किसी भी दूसरे सेल्समैन के साथ किया जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा विन विन सिचुएशन ही रहेगी। रेफरेंस देने के समय ईमानदारी से रहना होगा, बिना किसी शर्त के रेफरेंस देनी होगी। तभी आप ईमानदारी से बिना किसी शर्त रेफरेंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप इस तरह से 5-6 सेल्समैन का एक छोटा सा ग्रुप तैयार कर सकते हो। सभी के साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, फेसबुक पे एक दूसरे के साथ शेयरिंग करो, एंड सोशल फंक्शंस में एक दूसरे के साथ जाओ। वहां एक दूसरे को अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाओ, अपने सेटिस्फाइड कस्टमर्स के पास उनको भेजो, और यही सब कुछ दूसरे भी कर लेंगे। अपने शहर की रोटरी क्लब ज्वाइन करो। रोटरी क्लब में एक प्रोफेशन से केवल एक ही मेंबर बनता है, इसलिए बिजनेस नेटवर्किंग के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप इक्वली इंपॉर्टेंट लॉयंस क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना, आपका ज्वाइनिंग का पर्पस सेलिंग नहीं होना चाहिए। सेलिंग हो जाएगी, आपने केवल क्लब प्रोजेक्ट्स को, क्लब ऑब्जेक्टिव्स को ही पर्पस बनाना है और उनमें पार्टिसिपेट करना है। अगर आप यूथ हैं तो जेसीज एक बेटर ऑप्शन है। ये एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिविजुअल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है। साथ में बिजनेस डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट में भी ट्रेनिंग दी जाती है। यानी जेसीज इज बेसिकली ए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। डू ज्वाइन इट।
आप इसके अलावा अपने शहर की धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं को भी ज्वाइन कर सकते हो। अपने स्कूल कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन में भी एक्टिव हो सकते हो। अपनी RWA में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हो। अपने शहर में हो रहे सोशल रिलीजियस इवेंट्स में हमेशा पार्टिसिपेट करते रहें। एंड ब्लड डोनेशन इज वन इंपॉर्टेंट एरिया। आपके पेट्रोल पंप वाले को, आपके पोस्टमैन को, आपके ग्रोसर को, आपके वॉचमैन को, आपके सब्जी वाले को, आपके फल वाले को, आपके पड़ोसी को, सबको आपके प्रोफेशन का पता होना चाहिए। उनको बता दो जितनी जल्दी हो सके। एक से ज्यादा ग्रोसरी शॉप्स पे, किराना शॉप से सामान खरीदो, जान पहचान बढ़ जाएगी। और ऐसे ही सब्जी एंड फल। सेल्समैन को फैमिली की शॉपिंग भी खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी जान पहचान बढ़ाने का चांस मिल जाएगा। दिवाली जैसे फेस्टिवल्स पर अपनी गली में, कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में सबको विश करो। चाहे एक कागज पर दिवाली ग्रीटिंग्स लिख कर दे दो, लेकिन दो जरूर। वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स यानी अपनी लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। अपने शहर के लोगों के बीच में से कौन प्रोस्पेक्ट हो सकता है, वहां हिंट मिलेगा। ऐसे ही लोकल FM रेडियोस जरूर सुनो। लोकल केबल टीवी नेटवर्क जरूर देखो, आपके प्रोस्पेक्ट्स वहां भी दिखाई देंगे। माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स इन सेल्स प्रोफेशन, अपने घर का दरवाजा सुबह जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ दो, और रात को जितनी लेट हो सकता है दोबारा देखो। अपने ऑफिस का दरवाजा कभी कभी देखो, लेकिन प्रोस्पेक्ट्स के दरवाजे बार 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 जाओ। प्रोस्पेक्ट्स ही आपकी सक्सेस जर्नी का फर्स्ट स्टेप है। प्रोस्पेक्ट ही आपकी इनकम ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। प्रोस्पेक्ट ही आपकी सेलिंग की पहली कड़ी है। प्रोस्पेक्ट है तो सेल है, सेल है तो इनकम है, और अगर इनकम है तो लाइफ की बहुत सी परेशानियों का हल है। अच्छी सेहत का राज है, परिवार की खुशियों में कंट्रीब्यूशन है, समाज में इज्जत का एक कारण है, दिमाग तेज करने में एक रोल है, एंड भगवान की पूजा में भी सहायता है, क्योंकि पूजा करने के लिए भगवान का मंदिर भी पैसों से ही बनता है। मैं और मेरा परिवार आपकी सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लिए डिटरमिन्ड है। हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है या जो नॉलेज हम सीख रहे हैं, वो हमारी वीडियोस के थ्रू आपको समर्पित है। चाहे वो नॉलेज सेलिंग स्किल्स का हो, चाहे लाइफ स्किल्स का, और चाहे इंग्लिश लैंग्वेज का। और मेरी वाइफ पिंकी मदान की हेल्थ एंड वेलनेस की वीडियोस भी आपके लिए हाजिर हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, क्योंकि ये आपको फ्री मिली है, इसलिए बदले में दूसरों के साथ शेयर कर देना। कमेंट करना नहीं भूलना। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।